इब्राहिम लिंकन, बहुत बड़े बड़े, आपको एग्जाम्पल कितने दूँ मैं। इससे बड़ा फेलियर तो बोलते हैं कि फेलियर एंड सक्सेस, सबसे बड़ा नाम इब्राहिम लिंकन है, जिसके फादर बैल लेकर के हल कंधे पर रख करके अपना खेत में जाने वाले। हम छोटे छोटे गन्ने में गन्ना मतलब छीलते थे, गन्ना खोदते थे, गेहूं काटते थे, सब काम किया मैंने। क्या वो बच्चा जाकर के विदेशों की धरती पर देश का मतलब गौरव बढ़ाएगा, देश को ओलंपिक मेडल दिलवाएगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दिलवाएगा, देश के मतलब राष्ट्रपति से जाकर के मतलब अपने बच्चों को मतलब अवार्ड के लिए यहाँ तक पहुँचाएगा? एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी तो खैर आपने सुनी ही होगी। एकलव्य एक आदिवासी था। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आर्चरी सीखने गया तो उन्होंने उसे सिखाने से मना कर दिया, रीज़न बेस्ट नोन टू हिम। एकलव्य वापस आया, उसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को गुरु मान के धनुर्विद्या सीखने लग गया और एक दिन अच्छा धनुर्धर बन गया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अर्जुन से भी बेहतर। फिर एक दिन गुरु द्रोणाचार्य की नज़र एकलव्य के इम्प्रेसिव आर्चरी पर गई, तो बहुत अच्छी आर्चरी कर रहा था वो। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि वो अर्जुन से कई गुना ज़्यादा बेहतर धनुर्धर बनना जाए, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। बिना अंगूठे के तो धनुष बाण चला ही नहीं सकते हैं आप। खैर, हम अपनी कहानी पे आगे आते हैं और हमारी मुलाकात आज होगी इंडिया के एक ऐसे आर्चरी कोच से जिनके आर्चर स्टूडेंट्स अब तक 2 अर्जुन अवार्ड्स, पैरालंपिक मेडल्स, 2 रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड्स, 60 से ऊपर बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब्स और जाने कितनों की बिना कहे ही ज़िंदगी बदल चुके हैं। एक गुरु के लिए उसके स्टूडेंट के अचीवमेंट से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। चलिए मिलते हैं द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी से थोड़ा सा आगे बढ़ के कुलदीप वेदवान जी से। सर, आप स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत माना हुआ नाम है, लेकिन आपका बचपन कैसा रहा था? मैं अगर बात करूं बचपन की तो बहुत ही मतलब जो आज के बच्चों का है वो नहीं था। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरे फादर साहब, मेरे बड़े भाई दोनों, छोटा भाई, मतलब पूरा परिवार किसान फैमिली। और आप समझ सकते हैं कि किसान फैमिली मतलब कैसे स्ट्रगल करता है। और स्पोर्ट्स का तो कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में हम देखते थे कि कुश्ती और कबड्डी दोनों ही मिट्टी के गेम थे और हम वो खेलते थे। बट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जिसकी हम बात करें कि एक ओलंपिक लेवल का, ये सब वो सोच भी नहीं थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब बचपन में ही बहुत कुछ देखा। बचपन में ही जैसे कि मैं छोटा था 4-5 साल का, तो माँ नहीं थी, माँ मतलब चल बसी थी। और जिस बच्चे की माँ ही ना हो और उसने कितना मतलब प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा, बचपन में उसने क्या क्या देखा होगा, वो वही बच्चा जान सकता है। तो माँ का प्यार कभी नहीं मिल पाया। बड़े भाई दोनों, जयवीर सिंह और सतवीर, दोनों भाइयों ने मतलब बहुत किया, पढ़ाया लिखाया। फादर साहब मेरे, उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट किया जितना करना चाहिए। परिवार में भाभी आई, भाभी ने मतलब एक माँ का रोल अदा किया। तो अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं रखती थी जितना मेरा रखती थी। आर्मी में जब आप थे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे एक्सेप्ट आर्चरी, फिर एकेडमी कैसे शुरू किया आपने? एक दिन की बात है जब मुझे याद है कि कर्नल मोहन जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर होते थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कुलदीप आप एक इंडिविजुअल गेम करो। तो मैं उनको बोला ठीक है सर, मैं इंडिविजुअल गेम करूँगा, बट कौन सा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इंडिविजुअल गेम बहुत सारे खेलता था। कबड्डी में खेलता था, रेसलिंग में खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था, बॉक्सिंग में खेलता था, हैंडबॉल में खेलता था। पलटन में ऐसा कोई गेम नहीं था। मतलब मैं इंडियन आर्मी की 12वीं बटालियन में था। मैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स आते थे, नए लेफ्टिनेंट आते थे, उनको भी कमांडो ट्रेनिंग देता था, ताकि वो मतलब जो नया ऑफिसर आएगा उसको कमांडो ट्रेनिंग देनी होती थी।
तो मैं बहुत ही फिजिकल फिट था, तो वही सब देखते हुए इवन आर्मी में बहुत सारे कोर्स किए थे, तो मुझे बहुत ही काबिल समझते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आप कुलदीप आर्चरी गेम करो। मैं ओके, आर्मी में तो ओके ही है, मतलब ना तो है ही नहीं। तो मैं पहुंच गया बठिंडा में जाके मैंने आर्चरी शुरू की और बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की कि मैंने 2 साल की ट्रेनिंग में नेशनल गोल्ड मेडल उठाया। तो हमारे सीईओ साहब को बड़ा प्राउड हुआ, कर्नल मोहन को। नेशनल जीतने के बाद फिर गांव की तरफ कैसे वापस आना हुआ? आर्चरी करता गया, खेलता गया, फिर गांव की याद आई, जो मेरा सपना था कि मुझे गांव के लिए कुछ करना है, क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो सन 2008 की बात है, जब बीजिंग में ओलंपिक मेडल आया। बीजिंग चाइना में जब ओलंपिक हुआ 2008 में, वहाँ पे अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लेकर के इतिहास रचा। तो पूरे भारत में उसका डंका बज रहा था उस टाइम, और हम तो स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो लकीली मैं मतलब उस टाइम अपने ही गांव में था, और गांव में एक पंचायत थी गन्ने को लेकर के, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सारा क्षेत्र गन्ने के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत गन्ना होता है इधर। तो यहाँ पे गन्ने को लेकर के किसानों ने बहुत बड़ी पंचायत की हुई थी। तो मैंने सोचा, मुझे जस्ट एक आइडिया आया कि इस पंचायत में क्यों ना मैं आर्चरी को इंट्रोड्यूस करूँ। तो मैंने मतलब खड़ा होकर के फर्स्ट टाइम इतने लोगों के बीच, इतनी गैदरिंग में मैंने बोला, और मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं कैसे बोल पाऊँगा, बट एक आर्मी की लीडरशिप, एक स्पोर्ट्स का मतलब कॉन्फिडेंस, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो था मेरे अंदर। मैंने खड़ा होकर के बहुत अच्छे से संबोधित किया, और मैंने बताया कि 2008 अभी चल रहा है, अगस्त अभी है, और बीजिंग में भी हमारा मतलब इतिहास रचा गया है, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताया, सब लोग उससे अवगत थे, जानते थे। और मैं एक खुद नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और इसी गांव से हूँ, इसी क्षेत्र से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र और हमारे गांव धनोरा, टीकरी, बागपत में एक वेदवान आर्चरी एकेडमी की स्थापना हो, और जिसको मैं खुद रन करूँगा। तो सब लोग एग्री हो गए, और सब लोग बहुत खुश हुए। सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग मतलब उसमें ये सोचते थे कि नहीं यार, ये नया लड़का है, क्या करेगा, क्या इतनी पंचायत में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको कभी लगा था कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की लाइफ में, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष देखे, बचपन से ही देखे। तो मैंने वो सब देखते हुए पंचायत को बताया, समझाया, और अपनी बात रखी। और उसी दौरान मतलब विद इन वीक मैंने एक टारगेट ला करके अपने ही गांव में, धनोरा, टीकरी, बागपत में एक वेदवान आर्चरी एकेडमी की स्थापना की, और एक इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा वहाँ पे। गांव के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आए, और वहाँ पे मैंने 15 अगस्त 2008 को वेदवान आर्चरी एकेडमी का मतलब स्टार्ट किया। वो दिन था और आज का दिन है कि आज वेदवान आर्चरी एकेडमी के माध्यम से मतलब देश को सभी मेडल में दिला चुका हूँ। एबल्ड आर्चरी से आपने शुरुआत की, और अचानक फिर पैरा आर्चरी की तरफ कैसे रुझान हो गया आपका? मैंने एक दिन एकेडमी में ऐसे ही सब बच्चों को, पेरेंट्स को, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स बैठे होते थे काफ़ी, 10-20 पेरेंट्स वहाँ एट ए टाइम बैठे होते थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि वो गांव के एक इंटर कॉलेज के पीछे मतलब हमारा एकेडमी है। तो मैंने बोला कि किसी के घर में, रिश्तेदारी में, रिलेटिव में कोई भी अगर बच्चा डिसेबल हो, वो बच्चा आर्चरी में आ सकता है, वो सीख सकता है। जैसे सारे बच्चे आर्चरी करते हैं वो भी कर सकता है। तो आपको फर्स्ट पैरा स्टूडेंट कौन और कैसे मिला था? तो एक बच्ची मेरे पास आई, 2009 की बात है, ज्योति बालियान। वो भारत की पहली तीरंदाज थी महिला कैटेगरी में, जिसने पैरा आर्चरी शुरू किया, और बहुत ही वो मतलब शाई फील करती थी। मतलब शी वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम कि लोग क्या कहेंगे। शी इज़ वेरी कम्प्लीटली ऑन दी कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं उसको बहुत मोटिवेट करता था, बट वो अपनी एक दिव्यांगता को लेकर के, लोगों को लेकर के बहुत वरी रहती थी। इवन वो स्कूल भी नहीं जाती थी। बट उसको मैंने बहुत मोटिवेट किया, समझाया कि बेटे आप बिल्कुल भी वरी मत रहो, हम सिखाएंगे आपको, और जैसे ही बच्चे कर रहे हैं ऐसे ही आप करोगे। आज वो लड़की ओलंपिक खेल चुकी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसके 2 मेडल है, 3 बार पैरा एशियन गेम खेल चुकी है, और ओलंपिक छोड़ करके वर्ल्ड के सारे मेडल उसके पास में हैं। आज भी वो पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल में आई है,
और अभी हाल ही में हुए चाइना में एशियन पैरा चैंपियनशिप में 3 मेडल गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज लेके आई है। आपको पौंडीचेरी कैसे जाना हुआ था? इसी दौरान जब मुझे पता चला कि पौंडीचेरी में आर्चरी होती नहीं तो मैं पौंडीचेरी पहुंच गया। पौंडीचेरी में आर्चरी जाके शुरू किया और पौंडीचेरी को वर्ल्ड कप में, यूथ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल दिलाया परवीन बासिंगम के माध्यम से। परवीन बासिंगम मेरा स्टूडेंट है और वहाँ पे आज बहुत सारी एकेडमीज़ है, बहुत सारे बच्चे हैं। इवन जितनी भी एकेडमी वहाँ रन है तो वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कोच। और पौंडीचेरी को पहला नेशनल मेडल और पहला इंटरनेशनल मेडल एज ए कोच भी, कोच कुलदीप वेदवान, मैंने ही दिलाया। जब आप पौंडीचेरी में थे तब काफ़ी मेडल्स आ रहे थे, फिर अचानक कटरा कैसे जाना हुआ? 17 में जम्मू कश्मीर से मुझे बुलावा आया कि आप यहाँ पे आर्चरी सिखाए। तो वहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से वहाँ पे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अजीत साहू जी वहाँ पे थे उस टाइम, जो CEO थे उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि आप हमारे यहाँ पे आर्चरी सिखा सकते हैं, आ सकते हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेंटर है लेकिन आर्चरी गेम नहीं है। और ये बुलावा पहले मुझे संजीवा जी के माध्यम से आया। संजीवा सिंह है, हमारे ओलंपियन हैं और आर्चरी का बड़ा नाम है, जाने जाते हैं। वो मेरे एकेडमी में पौंडीचेरी में ही आए थे। उन्होंने ही मुझे प्रपोज़ किया कि कुलदीप आप जम्मू कश्मीर जाओ। जम्मू कश्मीर में कोई नेशनल मेडल नहीं है, कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं है, कोई इंफ्रा नहीं है। पौंडीचेरी से 3000 किलोमीटर दूर 3 बच्चों को लेकर पहुंच गया और मैंने उनको ये बोला कि मैं पहले जा कर के 1-2 महीना रह कर के देखूंगा। इफ़ आई फील कि यहाँ पे ठीक है और मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं गया वहाँ पे, 2 महीने में रहा वहाँ श्राइन बोर्ड में। मैं अजीत साहू जी से मिला। अजीत साहू जी ने बहुत सपोर्ट किया। इवन उन्होंने ही मतलब आर्चरी को वहाँ स्टार्ट किया एज ए CEO श्राइन बोर्ड में, और मुझे पूरा सपोर्ट किया फुल। और उन्होंने मुझे बोला कि कुलदीप आप ज्वाइन करो, आपको जो चाहिएगा वो मैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ दूंगा, जिससे आप जम्मू कश्मीर को, भारत को मेडल दिला सकूं। आज वहाँ पे वर्ल्ड का ऐसा कोई मेडल नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का ऐसा कोई मेडल नहीं है जो श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी के माध्यम से, श्राइन बोर्ड के माध्यम से कोच कुलदीप ने J&K को और भारत को दिलाया। 7 साल की जर्नी में 70+ इंटरनेशनल मेडल, 2 अर्जुन अवार्ड और पैरालंपिक मेडल। पैरा ओलंपिक फर्स्ट एवर मेडल इन मिक्स टीम इवेंट, ब्रोंज मेडल भारत को कोच कुलदीप ने दिलाने का काम किया, जिसमें दोनों बच्चे, शीतल देवी जो आज मतलब एक इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है, भारत की, इवन वर्ल्ड की वो पहली एक आर्मलेस आर्चर है महिला कैटेगरी में, जिसने पैरालंपिक में मेडल दे करके अपने देश का और अपने कोच का नाम रोशन किया, अपने एकेडमी का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। मैं राकेश की बात करूँगा। राकेश कुमार भारत का वो पहला आर्चर है जिसने भारत को 2018 ड्यूरिंग वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट चेक रिपब्लिक यूरोप की धरती पर पहला गोल्ड मेडल, जिसमें 3 बच्चे थे, राकेश, तारिक दहिया और श्याम सुंदर स्वामी, जिसमें 2 बच्चे मतलब मेरे ही डायरेक्ट स्टूडेंट, और श्याम सुंदर स्वामी ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, वो भी अपना ही बच्चा है, बहुत होनहार लड़का है। तो इन तीनों बच्चों ने भारत को पहला ऑफिशियली मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया 2018 में। राकेश कुमार की जर्नी क्या रही थी? आपकी मुलाकात कैसे हुई राकेश जी से? राकेश कुमार की छोटा मैं अगर आपको जर्नी बताऊं, राकेश कुमार अपनी दिव्यांगता से परेशान होकर के 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो तो माता रानी का आशीर्वाद था कि एक दिन मैं, हमारा श्री माता वैष्णो देवी का एक हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहा था। सो राकेश का गांव रास्ते में ही पड़ता है, कुंदरोड़िया। तो वो अपने गांव में और अपने घर के बिल्कुल सामने ही व्हीलचेयर पे बैठा था। तो मैंने उसको देख करके अपनी कार रोका और उससे जाके मिला, अपने बताया कि मैं कोच हूँ और यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी में पोस्टेड हूँ। मैंने उसको बोला कि आप आओ स्टेडियम और आर्चरी ज्वाइन करो। उसका इंट्रोडक्शन पूछा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, और पूरा मैंने उसके मतलब लिए पूछा। तो उसने मुझे 15 मिनट में सारा कुछ वृतांत उसकी लाइफ का बताया। एवरी मंथ का नियर अबाउट 1500
₹1000 का उसका इनकम था, वो मोबाइल रिचार्ज करता था। और अपनी जीवन से तंग आकर के, क्योंकि जो जवान बच्चा मतलब एक एक्सीडेंट के कारण व्हीलचेयर पे आ गया और जो उसको अपने माँ बाप की सेवा करनी थी, उसके बूढ़े माँ बाप उसकी सेवा कर रहे थे। मतलब बहुत डिप्रेस था, परेशान था अपनी लाइफ से, और 3 बार उसने किया और उसकी आंखों में पानी था। और वो लोहार का बेटा, मतलब उसकी, मैं उसको देख करके उसकी जो मतलब बाजू है इतनी पावरफुल, मैंने सोचा ये बच्चा मेडल लाएगा ओलंपिक में। मैंने उस 15 मिनट के कन्वर्सेशन में उसको ओलंपिक मेडल तक का उसका जर्नी और अर्जुन अवार्ड तक का जर्नी उसको बताया। मैं, इफ़ यू स्टार्ट आर्चरी, तुम्हारा ये फ्यूचर होगा। तो उसने बोला सर कहाँ आना होगा? मैं आपको स्टेडियम आना होगा। स्टेडियम आया हमारे पास, और जिस दिन आया उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन उसके पास में ऑटो वाले को पैसा देने तक का पैसा नहीं था। और राकेश ने 7 साल की जर्नी में वर्ल्ड के सारे मेडल जीत करके और जम्मू कश्मीर को मेंस कैटेगरी में पहला अर्जुन अवार्ड दिलाने वाला राकेश कुमार आर्चर बना। और राकेश कुमार ऐसा आर्चर है कि 2017 जुलाई में ही उसने आर्चरी शुरू की, और कोई वर्ल्ड का ऐसा मेडल नहीं है जो राकेश के पास आज नहीं हो। शीतल देवी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं ऑब्वियसली, लेकिन आपकी ट्रेनिंग ने उसे आज इंटरनेशनल नाम बना दिया है। कैसे शुरू हुई थी उसकी जर्नी? शीतल देवी मेरे पास एक फ़ोन कॉल के माध्यम से आई। मुझे एक कॉल आया एंड शी सैड कि सर आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में एक लड़की है जिसको दोनों हाथ नहीं है और वो 12-13 साल की है, क्या आप उसको आर्चरी सिखा सकते हैं? मैं बोला हाँ, मेरा काम ही यही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड में आर्चरी है, क्योंकि मैं आई ब्रीद आर्चरी, आई ईट आर्चरी, आई फील लाइक दैट। तो मेरा मतलब इवन मैंने सोचा भी नहीं कि दोनों हाथ नहीं है तीर कैसे चलाएगी। मैंने उन मैडम को यही बोला, वो प्रीति, शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर। सो मैं उनको बोला प्रीति जी आप बच्चे को मेरे से कनेक्ट कर दो। तो उन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से शीतल देवी को मेरे से कनेक्ट किया, और उनके घर पे इंटरनेट भी नहीं था शीतल के। तो वो एक आर्मी की यूनिट गई, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ आर्मी ही देखता है। तो आर्मी की एक यूनिट में गई और यूनिट ने उसको जूम कनेक्ट किया और मैंने उससे बात की। तो मैंने उसको बताया कि बेटे आर्चरी देखा है कभी? बोली नहीं सर। महाभारत देखा है? बोला हाँ सर। वही चीज़ है। मैं महाभारत में अर्जुन को देखा तीर चलाते हुए? बोला हाँ सर। मैं बेटे वही चीज़ चलानी है, वही धनुष चलाना है महाभारत वाला ही। तो वो बहुत खुश हुई। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैं शीतल पढ़ती हो आप? बोली हाँ सर। मैं साइंस पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है आपने? बोली हाँ सर पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा है सर, स्कूल में पढ़ते हैं। मैं विज्ञान के टीचर ने, साइंस के टीचर ने आपको बोला कि मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा, ऐसे कभी किसी टीचर ने बोला? बोला नहीं सर, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। मैं बेटे मैं आर्चरी कोच हूँ, कुलदीप वेदवान नाम है मेरा, और मैं बोलता हूँ कि आपको अगर आपने आर्चरी शुरू की, आर्चरी ज्वाइन किया मेरे पास, तो मैं आपको इंटरनेशनल मेडलिस्ट बना दूंगा। तो वो बहुत खुश हुई ये सुन करके। बोली सर मुझे कब आना होगा? मैं आ जाओ, जब आपका मन करे कल आ जाओ। और वो विद इन वीक मेरे पास आ गई और फिर उसने ट्रेनिंग शुरू की। बट वो देख करके हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि मैं आर्चरी कैसे करूँगी, दोनों हाथ नहीं है। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे फील्ड पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एबल्ड आर्चर थे। ओनली वहाँ पे राकेश एंड शीतल 2 पैरा आर्चर हमारे पास में प्रैक्टिस करते थे। तो ज्योति शी इज इन स्टैंडिंग कैटेगरी, ज्योति तो खड़ी होकर तीर चलाती है, तो कोई मतलब पहचानेगा भी नहीं है कि ये पैरा आर्चर है। राकेश व्हील चेयर पर बैठ के चलाता है, वो दिखता था बिल्कुल कि राकेश व्हील चेयर पर बैठा है। तो वो बोली कि सर 2-3 दिन के बाद, सर मैं तीर कैसे चलाऊंगी? ये सब भैया है, सिस्टर्स मतलब जो दीदी है तीर चला रही है, ज्योति दीदी है, इवन जो भी है, ये तो सब सर हाथ से धनुष उठाते हैं और हाथ से खींचते हैं, चलाते हैं, मैं कैसे चलाऊंगी? मैंने उसके लिए सर एक डिवाइस बनाया जिससे वो धनुष को खींच सके।
मैंने उसको एक डंबल से फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में पैर से धनुष को रेज करना, पहले उसको एक डंबल को रेज करना, 3-4 महीने मैंने उसको बेसिक ट्रेनिंग कराया। और उस ट्रेनिंग के दौरान उसका 4 महीने के दौरान मैंने एक असिस्टिव डिवाइस का निर्माण किया जिसको हम रिलीज एड बोलते हैं। उसी डिवाइस के माध्यम से उसने एक सिलिंग को खींचना शुरू किया, धनुष को खींचना शुरू किया और धनुष को चलाना शुरू किया। वो डिवाइस भी मैंने ही बनाया, दैट इज़ माय इन्वेंशन। जब शीतल ने पहला तीर चलाया और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज इंटरव्यू है पूरा भारत देखेगा, वर्ल्ड देखेगा। शीतल ने जब ओलंपिक मेडल जीता और ओलंपिक मेडल जीतने के बाद में जब उसके गले में मेडल पहनाया गया और वो जो खुशी उसके मतलब फेस पे था, वही खुशी पहला तीर जब शीतल ने चलाया सेम था बिल्कुल। तो 17 साल की बच्ची ने ओलंपिक मेडल जीत करके इतिहास रचा और 40 साल के लड़के ने, राकेश कुमार ने, तो ये पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को तो मैं कहूँगा, लेकिन भारत को मैसेज दिया है कि एज का कोई बैरियर नहीं है। 17 साल के बच्चे ने भी मेडल लिया है और 40 साल के बच्चे ने भी मेडल लिया है। बात करते हैं पायल नाग की, एक आर्चर विदाउट हैंड्स, विदाउट फीट्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर ऐसा क्यों? मेरे मन में ये पहले से ही एक जिज्ञासा थी, एक फीलिंग था कि ऐसे बच्चे को कराना है जिसको दोनों हाथ भी ना हो, पैर भी ना हो। तो भगवान ने मिला दिया, तो मुझे ऐसी बच्ची से मिलाया। मैं उस बच्ची को बात किया जहाँ पे थी, वो ऑर्फनेज में थी, एक अनाथ आश्रम में थी। मैंने वहाँ पे बात किया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बात किया, चंचल राणा जी को बात किया, संस्कृति पटनायक को बात किया जो उसकी इंचार्ज थी वहाँ पे। तो मैंने उनको बताया, देन वो समझे मेरी बात को और पायल को मैं अपने पास लेके आ गया ऑर्फनेज से। पायल ने जो करके दिखाया वो अल्टीमेट, क्योंकि जिस बच्चे को दोनों हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, वो कैसे तो धनुष उठाएगा। मैं शीतल की बात करूँगा, शीतल पैर से धनुष उठाती है और जो डिवाइस मैंने उसको बनाई है वो चेस्ट के अंदर टाई करके राइट शोल्डर पे मतलब उसको हम सेट करते हैं और बो के अंदर उसको अटैच करके वो अपना चलाती है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन था कि पायल धनुष कैसे उठाएगी, पैर ही नहीं है दोनों। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक डिवाइस का निर्माण किया, उसके लिए एक असिस्टिव डिवाइस बनाई और शोल्डर से चलाने के लिए, क्योंकि जो शीतल चलाती थी ऐसा ही डिवाइस मैंने पायल के लिए बनाया और पैर वाला डिवाइस बनाया जिससे उसको धनुष उठाना था। तो वो डिवाइस बनाया और उसको प्रैक्टिस कराई। वो भी हैरान हो गई थी जब मेरे पास आई, बोल रही थी सर शीतल दीदी चलाती है पैर से, सर मैं कैसे चलाऊंगी। मैं बेटे वो मेरा काम है, मैं लेके आया हूँ ना, वो मेरा काम है, वो मैं बनाऊंगा, जो एक्सरसाइज बोल रहा हूँ वो करो। मैंने उसको फिजिकल एक्सरसाइज, उसकी कोर की एक्सरसाइज, क्योंकि और तो वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो मैंने उसके कोर के ऊपर काम किया, उसकी कोर को डेवलप किया ताकि वो धनुष उठा सके। उसके लिए फिर मैंने 4-5 महीना लगा करके एक डिवाइस का बनाया जिससे वो धनुष उठा सके। और जब पहला तीर पायल नाग ने चलाया, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। और पायल डेली तीर चलाने लगी। तो एक दिन आया 2025 में 6th पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जयपुर में हुआ। वो पायल नाग का पहला कंपटीशन था जिसमें भारत के सभी दिग्गज तीरंदाज, पैरालंपिक मेडलिस्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, राकेश, शीतल, ज्योति, श्याम सुंदर, हरविंदर, सब दिग्गज वहाँ थे। वहाँ पे सरिता, 6-7 ओलंपियन। पायल नाग ने वहाँ पे शीतल देवी को हरा करके, जो मेरी ही बच्ची, मेरी स्टूडेंट, 2 गोल्ड मेडल लिए। तो पायल ने ये इतिहास रचा। पैरा आर्चरी में अब नेक्स्ट चैलेंज क्या स्काउट करने वाले हैं आप? एक ब्लाइंड आर्चरी है जो बच्चों को दिखता ही नहीं, जो कंप्लीट ब्लाइंड है, दिखता ही नहीं। आप सोचो कि मतलब 1 सेकंड के लिए आप दोनों आंखों को बंद करो, आपके सामने पेन रखा हुआ, आपका मोबाइल रखा हुआ, आप उठा नहीं पाओगे। वो बच्चे तीर चलाएंगे। तो मैंने 2018 में ब्लाइंड आर्चरी शुरू किया और ब्लाइंड आर्चरी मैंने जम्मू कश्मीर में ही शुरू किया। और ब्लाइंड आर्चरी के लिए पहला आर्चर भारत का
पवन कुमार शर्मा जो जम्मू कश्मीर से ही है, मैंने उससे शुरू किया। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, स्पेशली श्री अर्जुन मुंडा जी का, जो हमारे प्रेसिडेंट है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। उन्होंने मतलब ब्लाइंड आर्चरी को पहली बार 16 तारीख को 16 जुलाई को खेला जाएगा। इतने छोटे टाइम पीरियड में पैरालंपिक मेडल्स, अर्जुन अवार्ड्स और जाने कितने नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स। आप चाहते तो प्राइवेट कोचिंग देके अच्छा पैसा कमा सकते थे, फिर गांव देहातों में जाके आर्चर्स क्यों बना रहे हैं आप? सर क्यों का तो मैं क्या जवाब दूं, बस मेरी फीलिंग है। पैसा कमाना मेरी फीलिंग नहीं है। मुझे खुशी मिलता है कि मैं देश के लिए कहीं तो काम आ रहा हूँ, कि देश को कहीं मेडल दिला रहा हूँ। और बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था, या कुछ भी कह ले, कि देश के लिए कुछ अलग करना है, अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, देश के लिए कुछ अलग थलग करना है। मैं इंडियन आर्मी में था 12 साल। 12 साल करके मैंने इंडियन आर्मी रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे रह करके मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आप किसी संस्था में हो तो वहाँ पे बहुत सारी बंदिशें होती है। आपको आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो जॉब है, वो भी आपको करना है। बट अगर आपको कंप्लीटली ही आपको सिखाना है, आपका ओलंपिक मेडल लाना है, आपका ड्रीम ओलंपिक मेडल लाना है, तो वो प्लेटफॉर्म ही अलग है। तो मैंने यही विज़न रख करके अपना इंडियन आर्मी से रिजाइन दिया और अपनी एकेडमी में तन मन धन से लग गया। और कभी नहीं सोचा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा। अभी आप एकेडमी के लिए अपने गांव में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने 2009 में एक यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेडियम बनवाया था, जिसमें छोटा सा बिल्डिंग है, 8-10 बच्चे वहाँ रह सकते हैं। एक किचन है, बाथरूम ब्लॉक है, एक ऑफिस है। वहाँ पे इतनी लैंड है कि वहाँ पे हम 90x40 मीटर का इंडोर बना सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में आर्चरी का स्पेसिफिक कहीं भी नहीं है। वहाँ पे हम 100 बेड का हॉस्टल बना सकते हैं, जो मैंने गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को प्रपोज कर चुका हूँ। मैं, हमारे माननीय मंत्री जी जयंत चौधरी साहब, मैंने उनको भी प्रपोज किया है। और हमारे गांव में एक तालाब है, जो नियर अबाउट 32 बीघा का तालाब है। उसके ऊपर मैं वर्ल्ड की पहली ऐसी रेंज बनाऊंगा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। पानी के ऊपर खड़ा होकर बच्चा तीर चलाएगा। हफ्ते में 2 दिन बच्चे वहां पे ओलंपिक राउंड की प्रैक्टिस करेंगे पानी के ऊपर। वर्ल्ड का कोई भी आर्चर आकर, किसी भी कंट्री, इवन भारत का किसी भी स्टेट से आर्चर आके वहाँ ट्रेनिंग कर सकता है। बारिश के दौरान, गर्मी के दौरान मेरा इंडोर जो बनेगा उसमें बच्चे ट्रेनिंग कर सकेंगे, ताकि उनका बारिश की वजह से, धूप की वजह से, गर्मी सर्दी की वजह से उसका ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होगा। 100 बेड का हॉस्टल उसी कैंपस में होगा। वो 22 बीघा लैंड है। और बागपत की धरती से, धनोरा के ग्राउंड से, वेदवान आर्चरी की मतलब ग्राउंड से मैं देश को एवरी 4 ईयर ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडल दूंगा। मुझे चाहे उसके लिए कटोरा लेके मांगना पड़े, लेकिन वो ग्राउंड, वो इंफ्रा मैं जरूर रेडी करूंगा। तो ये मेरा मतलब वेदवान आर्चरी एकेडमी का एक प्रपोजल है और एक प्रस्ताव है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे अगर मुझे इसमें हेल्प करे, कि मैंने बिना मतलब इस हेल्प के जब इतना बड़ा रिजल्ट दिया है, देश को इतने बड़े बड़े मेडल दिए हैं, देश को पहला टोक्यो में मैं अकेला कोच था, ओनली कोच इन टोक्यो पैरालंपिक। फाउंडेशन का कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब इसमें ये नॉन प्रॉफिटेबल है। सिर्फ और सिर्फ भारत को नए नए तीरंदाज देना ही कुलदीप वेदवान स्पोर्ट्स फाउंडेशन का मकसद है। और कुलदीप वेदवान स्पोर्ट्स फाउंडेशन के माध्यम से अभी हमने
एक टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम किया। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एक छोटा बच्चा जस्ट 6 ईयर ओल्ड आयुष, एक इलेक्ट्रिक शॉट लगने के कारण दोनों हाथ कंप्लीट चले गए। वो बच्चा हमारे पास आया, हमने उसका टैलेंट स्काउटिंग किया और उसको जैसे उसके फादर ने बताया कि कोई स्कूल एडमिशन भी नहीं दे रहा है, ताकि उसको हाथ नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, हमने उसका स्कूल में एडमिशन कराने का काम किया है। कुलदीप वेदवान फाउंडेशन उसको पूरा सपोर्ट करेगा और आज वो आर्चरी स्टार्ट कर दिया। हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक कॉल आया है, एक मैसेज आया है, एक बच्चे का इमेज और वीडियो आया है। एक बच्ची है 8 साल की जिसको दोनों हाथ ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड है कि वो आर्चरी करे, बट वो बहुत गरीब है। मैंने उनसे बात किया, मैं बेटे आप आ जाओ और सारा कुछ सपोर्ट हम करेंगे, हम आपको ओलंपिक तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है ओलंपिक। मुझे सोते जागते उठते एक ही चीज़ दिखती है, ओलंपिक मेडल। अगर आप अभी भी जाओगे मेरी गाड़ी में, मेरे बैग में ओलंपिक मेडल रखा है। इतना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होने के साथ साथ पास्ट में आपने कई मुश्किलें भी देखी होंगी। बहुत मुश्किलें देखी है। इवन मैं मुश्किलें तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उस फेज़ को तो क्या बताऊँ, बट मैंने सामना किया है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को हौसला दिया कि नहीं कुलदीप, समय ही तो है, बदलेगा। आज बुरा है, कल अच्छा आएगा, कल अच्छा था। समय कभी नहीं रुकता, अभी किसी का है, कल किसी का होगा। अगर आज समझो बुरा फेज है तो अच्छा भी आएगा, अच्छा आया भी है। जब देश को ओलंपिक मेडल दिलाया, देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दिलाया, देश को 2 अर्जुन अवार्ड दिलाया, ये सब अच्छा ही तो था। देश को इतने तीरंदाज दिए, देश को 60 आर्चर आर्मी को दिए, ये सब अच्छा ही समय था। अगर कभी बुरा फेज आया तो मैंने उसको हंस के ही एक्सेप्ट किया है, कभी मैंने नेगेटिव उसको लिया ही नहीं। मैं एक बार बहुत बुरे फेज में था और एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे एक डायरी दी और उसके पहले पेज पे उसने लिखा, सर समय ही तो है, बदल जाएगा। मैं मतलब इतना मोटिवेट हुआ, इवन मैं चीज़ें जानता था, बट उस समय उस बच्चे ने मुझे आके, मेरी स्टूडेंट है एक मनीषा बढ़ाना, उसने आके मुझे मतलब ये चीज़ कही कि सर समय ही तो है, बदल जाएगा। मैं एवरी डे उस पेज को लिखा हुआ वाक्य पढ़ता था और अपने आप को मोटिवेट करता था। और आपका जो फेज है, जो आपने सोच लिया, आपने जो दिमाग में बैठा लिया ना कि मुझे करना है, डेफिनेटली पूरा कायनात आपका साथ देगा और आप वो करके दिखाओगे। तो मैं तो यही मानता हूँ। तो ये थे कुलदीप वेदवान जी की कहानी। बहुत कुछ अच्छा किया है इन्होंने, बहुत कुछ बदला भी है। पहले कोई अंगूठा ले लेता था, आज कोई समाज के सामने खड़ा होने की शक्ति दे देता है। खैर, जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद।